जय हिंद साथियों। हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक है 2026 के एडिशन। हमारा राजस्थान में आपका साथी AK खत्री। तो हम लोगों ने 7 अध्याय इसके पढ़ लिए हैं। आज इसका 8वां अध्याय है। तो कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आपको एक संपल संकल्प बनाए रखना है। आपको इधर उधर का ज़्यादा कंटेंट नहीं देखना है। और जो राजस्थान सरकार का कंटेंट है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, उस कंटेंट पे आप भरोसा करना। आपको कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। ठीक है। तो ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन है, इनमें थोड़ा बहुत दे रखा है, लेकिन मैं इनको बाद में विस्तार से भी पढ़ाऊंगा आपको नोट्स के रूप में। ठीक है। तो ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। तो विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची, तो ये बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, कि स्कूल की छुट्टी हुई। सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर के पास विद्यालय के शिक्षक उनके माता पिता से बातचीत कर रहे हैं। शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर फॉर्म भर देना। मतलब बच्ची आई है स्कूल से, तो बाहर टीचर दी के बातें कर रहे थे इनके माता पिता से। तभी सोनू आ गई। कहा, भाई आप अगले रविवार यानी संडे को अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र लेके आना और एक फॉर्म भर देना। सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों करना? तो उन्होंने बताया कि अगले माह आप 18 वर्ष की होने जा रही हो, यानी आप अगले साल 18 साल की होने जा रही हो, और मतदाता सूची में नाम 18 वर्ष के होने के बाद ही जुड़ता है। ठीक है। तो BLO थे, टीचर की अधिकतर BLO बनते हैं, आपने सुना होगा, बूथ लेवल ऑफिसर। अभी SIR का काम हुआ तो आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है ना। आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि आप 18 साल के हो रहे हो और आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, तो आपको भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। अगर आपको वोट करना है तो आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार होगा। सूची में नाम जुड़ गया ये काफ़ी नहीं, आपके एक परिचय पत्र जारी होगा, मतदाता पहचान पत्र, तो ही आपको मत देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा कि ये काम जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हैं? अब सोनू ने सर से पूछा कि सर ये काम निर्वाचन विभाग का है, तो आप तो हमारे गुरुजी हो, तो आप ये काम क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को ये काम सौंपा जाता है। तो निर्वाचन विभाग द्वारा अलग अलग जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ये काम सौंपा जाता है। जरूरी नहीं है शिक्षक हो, किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे को BLO बनाया जा सकता है। ठीक है। जिनका कार्य क्या होता है, घर घर जाकर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ नए एवं वंचित मतदाताओं को जोड़ना, पलायन कर चुके मृत मतदाताओं को के नाम को मतदाता सूची से हटाने का काम होता है। BLO का काम क्या है, एक तो घर घर जाना, सर्व कर 18 वर्ष की जो आयु वाले युवक युवती हो गए हैं उनके नए नाम तो जोड़ना, और साथ ही कोई वंचित रह गए तो उनका भी नाम जोड़ना। तीसरा, जो पलायन कर चुके या मर चुके मतदाता हैं उनका सूची से नाम हटाने का काम होता है। अभी SIR का काम व्यापक स्तर पर चला था, मेरे हिसाब से इनसे कोई अछूता ना रहा होगा। ठीक है। सोनू ने पूछा, फिर आप विद्यालय में पढ़ाते नहीं है क्या? सोनू ने पूछा, आप ये काम कर रहे हो तो विद्यालय में पढ़ाते नहीं हो आप? तो तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, ये पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा जाता है। तो ये काम पढ़ाने के अतिरिक्त है और ये काम जिला प्रशासन द्वारा सौंपा जाता है शिक्षकों को या अन्य किसी सरकारी कर्मचारियों को। ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब ये लोगों को काम पूछ ले तो ये काम आपको ध्यान में रखने हैं, और ये कौन देता है? जिला प्रशासन इनको ये काम देता है। ठीक है। सोनू के पिता बोले, जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को सभी मानते हैं, उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो उनका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्य द्वारा की जाती है। सोनू के पिताजी कह रहे हैं। ठीक है। तब शिक्षक महोदय बोले, सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया है। ये अच्छा प्रयास है। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्य के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। कह रहे स्थानीय सरकार होती है वो भी 3 स्तर से चलती है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ग्रामीण प्रशासन में ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के छोटे से बड़े क्रम में चलती है। चलो आज मैं ग्रामीण प्रशासन को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अब भी शुरू हो गया ग्रामीण प्रशासन। किस तरह गाँव का प्रशासन चलता है, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के आपने नाम सुने होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में
73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सबसे पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब मिला? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 1992-93 की बातें हैं ये, तो ये हम विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आपको क्योंकि चीज़ें जो बेसिक होती है ना, चीज़ों की बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएगी, तो आगे आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, वैसे मैं बताने को अभी बता दूँ, लेकिन आपको अभी यही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला है। ठीक है, और संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचों में 29 कार्यों का उल्लेख है। और जो संविधान में 12 अनुसूचियाँ कितनी है? 12। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसमें पंचायती राज के 29 कार्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना 73वां संविधान संशोधन कब हुआ या कब लागू हुआ। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, सोनू ने पूछा ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है। सोनू पूछ रही है ये त्रिस्तरीय ढांचा होता क्या है। तब शिक्षक महोदय ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया। ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके तहत हमारा शासन काम करता है। जैसे देखो, सबसे ऊपर जिला परिषद है, फिर पंचायत समिति है, फिर ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत से तो सबका काम बड़ा होगा ना। बाकी भाई यहाँ आप नहीं गए हो तो जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख। और इसके लिए हेल्प करने के लिए एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे सीईओ कहते हैं। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायत समिति में प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान। और इसकी हेल्प करने के लिए सरकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी। आपने बीडीओ नाम सुना होगा कि बीडीओ साहब आ गई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ। ग्राम सेवक आपने सुना होगा, ये सरकारी अधिकारी। कुल मिला के 3 स्तरीय है ये आपने पंचायती राज। इसमें एक तो चुनाव द्वारा चुना जाता है और एक एग्जाम द्वारा। ठीक है, तो ये तो हर 5 साल बदलता है, लेकिन इनका कार्यकाल फिक्स होता है। ट्रांसफर हो सकता है इनका 5 साल, इनका 5 साल, इनका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये 60 साल तक अपनी सेवाएं देते हैं। अब देखो, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के कार्य। तो सबसे पहले हम जिला परिषद को देख लें। जिला परिषद के कार्य क्या है कि स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करना। ठीक है, एक तो जिले के लिए अंतिम योजना तैयार कौन करते हैं? जिला परिषद। पंचायतों की ग्राम सभाएं एवं बैठकों का पर्यवेक्षण करना। और पंचायतों और पंचायत समितियों और ग्राम सभाओं के बैठकों को ये क्या करता है? पर्यवेक्षण करता है। पंचायत समितियों एवं पंचायतों की निधियों का अंतरण करना। और जो जो पैसे मिलता है, कौन किसको कितना मिलेगा, ये सारा निधियों का क्या करते हैं? ये अंतरण करते हैं। ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाता है। कौन? जिला परिषद। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करता है। कौन? जिला परिषद। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये भी पंचायत इसका जिला परिषद का कार्य है। आपने सुना होगा कोई 3rd ग्रेड टीचर लगता है, उनको पोस्टिंग जिला परिषद के थ्रू मिलती है। ठीक है, फिर है पंचायत समिति। इसका काम क्या है? पंचायतों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना, यानी ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उनकी समीक्षा करना, उनका पर्यवेक्षण करना। फिर क्या है? नव निर्वाचित पंचों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना। जो नए सरपंच बनते हैं, जो वार्ड पंच बनते हैं, उनको प्रशिक्षण देता है, उनको मार्गदर्शन कौन देती है? पंचायत समिति देती है। ठीक है, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना। मतलब ये बीच की संस्था पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की संस्था है पंचायत समिति। ठीक है, फिर साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। और साधारण सभा की बैठकों का भी आयोजन करती है कौन? पंचायत समिति। फिर देखो, पंचायत समिति की बैठकों एवं स्थानीय समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना। और जो पंचायत समिति की बैठकें होती है और स्थानीय समितियों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उनकी अनुपालना एक नियंत्रण रजिस्टर में रखना। कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना। यानी कार्यस्थल और पंचायत समिति मुख्यालय पर जितना भी खर्चा होता है उस पंचायत समिति में, उसके बोर्ड लगवाकर जनता को बताना। फिर है पशु मेलों का आयोजन करना। ये भी कार्य किसका है? पंचायत समिति का है। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या कार्य है? अगर आप गांव में तो मेरे हिसाब से सब रहते हैं, तो पहला कार्य स्वच्छता एवं पेयजल की व्यवस्था करना। पहला काम क्या है? ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाए रखना और पेयजल पानी की व्यवस्था करना। फिर मार्गों में प्रकाश व्यवस्था, अगर मार्गों में अंधेरा है तो वहाँ लाइटें लगवाना, ये काम भी ग्राम पंचायत का है। फिर मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना। नरेगा का संचालन करना और जो आवेदक है उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य भी ग्राम पंचायत का है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जो आपको फ्री में गेहूं वगैरह मिलते हैं उनकी व्यवस्था करवाना। ग्रामीण सड़कों का रखरखाव करना, जो गाँव की सड़कें हैं उनका रखरखाव करना। जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करना। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है या मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है तो ये भी ग्राम पंचायत बनाती है। मृत्यु प्रमाण पत्र तो दूसरे बनाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि
वो बना देते हैं। जन्म प्रमाण पत्र तो क्या है कि पहले बनते नहीं थे, अब तो आजकल तो हॉस्पिटल में बना के देते हैं, लेकिन पहले नहीं था। तो जन्म प्रमाण पत्र हम खुद बनाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी हम बना सकते हैं, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र तो अपना कोई और ही बनाएगा, हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है। फिर आपदाओं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना। अगर कोई आपदा आ गई, महामारी आ गई, तो जिला प्रशासन से समन्वय रखती है ग्राम पंचायत। ठीक है। चारागाहों एवं वनों का विकास करना। जो चारागाह है, वन है, उनका विकास करना। मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायता देना। ठीक है। स्थानीय भौतिक साधनों का विकास और समुचित उपयोग करना। स्थानीय जो भौतिक संसाधन है उनका विकास और उनका समुचित उपयोग करना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। ठीक है। अब यहाँ से आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। पूछ लेंगे लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत, जो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर गठित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछ लेंगे। ग्राम पंचायत किससे बनती है? वार्ड पंच, सरपंच और उप सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है। ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और जो ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? सरपंच। इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। आपने वोट दिया होगा, अब सरपंचों के चुनाव और आने वाले हैं, तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो कुल मिला के सरपंचों के चुनाव कौन करवाते हैं? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो कुल मिला के ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है, और ये वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर गठित होती है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका मुखिया सरपंच होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। फिर इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपंच को हम बीच में भी हटा सकते हैं, लेकिन एक रूल है कि 2 साल पहले तक, शुरू के 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, और लास्ट के 2 साल में नहीं ला सकते, बीच वाले 1 साल ही ला सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अभी ये इतना ध्यान में नहीं रखना है, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड रखना और बैठक की कार्यवाही को लिखना। और ग्राम पंचायत में जो वीडियो होता है ग्राम सेवक, उसका कार्य क्या है? यानी सरकारी कागजात है उनका रिकॉर्ड रखना, और जो भी बैठक होती है उसकी कार्यवाही को लिखने का काम है किसका? विकास अधिकारी, इसका ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का। ठीक है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। आपको मिला के पूछ लें, ग्राम पंचायत की कितनी बैठकें आवश्यक है? महीने में 2 बैठकें। कितनी बैठकें? 2 बैठकें आवश्यक हैं ग्राम पंचायत की। ठीक है साथियों, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। वापस बता दूं आपको एक बार, ये लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत गठित होती है। इसका प्रमुख सरपंच होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और ये चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है। और सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड रखने का काम सचिव का होता है, जिसे ग्राम सेवक कहते हैं, और ये बैठक की कार्यवाही को लिखता है। और महीने में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक है किसकी? ग्राम पंचायत की। छोटी छोटी चीज़ें आपको अंडरलाइन कर लेनी है, बाद में आराम से इनका रिवीजन होता है, क्योंकि देखो रिवीजन ही डिवीजन है। जितना आप रिवीजन करोगे वही चीज़ें आपके काम आने वाली है। आगे देखो, अब पंचायत समिति। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन है? पंचायत समिति। तो उसकी बात करते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। सीधा क्वेश्चन आता है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? तो पंचायत समिति। ठीक है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। जो राज्य के जिले हैं, अपने 41 जिले हैं, तो इनको छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है, जिससे अच्छे से विकास हो सके। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है, और इन विकास खंडों पर किसका? पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं, और पंचायत समिति के सदस्य होते हैं इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। लेकिन प्रधान और उप प्रधान ये सदस्य मिलकर चुनते हैं। ठीक है। तो क्या आया? इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। सरपंच को तो हम सीधा चुनते हैं, लेकिन प्रधान और उप प्रधान को ये सदस्य जिनको हम चुनकर भेजते हैं, पंचायत समिति सदस्य, इनमें से ही प्रधान और उप प्रधान बनते हैं, आपस में वोटिंग होती है। ठीक है। पंचायत समिति के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच भी इनके पदेन सदस्य होते हैं। कुल मिला के इस पंचायत समिति के अंदर में जितने भी सदस्य आते हैं वो भी इसके क्या होते हैं? पदेन। यानी पदेन जो जब तक इस पद पर है वो इसके सदस्य होते हैं। अगर पद पे कोई चेंज हो गया तो नया सरपंच इसका सदस्य बन जाता है। ठीक है। तो सारे सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं किसके? पंचायत समिति के। ठीक है। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 21 वर्ष का होना आवश्यक है, और पंचायत समिति का सदस्य वही बन सकता है जिसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। कितनी साल? 21 साल। वोट कौन दे सकता है? 18 वर्ष वाला। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। अब कह रहे हैं
प्रधान होता है और उप प्रधान होता है, उसकी हेल्प करने के लिए सरकार एक खंड विकास अधिकारी, एक बीडीओ की नियुक्ति करती है। और पंचायत समिति के सदस्य को कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। तो हमने वैसे ये पढ़ लिया, तो वापस देख लो आप। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? पंचायत समिति। और छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है और उसी खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। और इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं पंचायत समिति के सदस्य, वो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं, ठीक है। और इस पंचायत समिति के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायत आती है उनके सारे सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। और पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है। और प्रधान तथा उप प्रधान को उनके कार्य से संबंधित मदद करने के लिए बीडीओ होता है, कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है जिला परिषद। देखो मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ ये कोष्टक वाले, क्योंकि ये सब जिलों में अलग अलग है। अगर राजस्थान इस तरह की होती तो मैं आपसे जरूर पूछता, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जिला परिषद। जिला परिषद, अगर आप 3rd ग्रेड टीचर हो या आपने एग्जाम दिया तो आप मेरे हिसाब से बखूबी से जिला परिषद को आप जानते होंगे, ठीक है। तो जिला परिषद से ही जो तृतीय श्रेणी अध्यापक होता है ना, उनकी नियुक्ति जिला परिषद से ही होती है। अब देखो, पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। सीधा क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो जिला परिषद है। ये जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ये क्या काम करती है? पूरे जिले की योजना बनाती है, ठीक है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है, यानी प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। जैसे वार्ड पंच का नाम सुना होगा, तो इसमें कुछ गाँव मिला देंगे, गाँव को मिला के एक वार्ड बन गया। फिर कुछ गाँव और बनाए, उनको मिलाकर एक वार्ड बन गया, ठीक है। तो इससे ये जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होता है। यहाँ से एक बन गया, यहाँ से एक, ऐसे अलग अलग जिला परिषद के सदस्य बन जाते हैं। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाता द्वारा किया जाता है। जैसे 7 गांवों का एक वार्ड है तो वहाँ के लोग इसका चुनाव करते हैं जिला परिषद सदस्यों का, और ये सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जो जनता द्वारा चुने जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? जिला परिषद सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समिति को प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिला से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अब कह रहे हैं जिला परिषद के निर्वाचन, यानी जो यहाँ से निर्वाचित हो गए उनके अतिरिक्त जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? देखो, एक तो जिले के जितने ही पंचायत समिति है उनके प्रधान, और जिले के जितने भी विधानसभा सदस्य, एमएलए और लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। आपने कई बार देखा होगा जिला परिषद की बैठक में एमएलए और एमपी भी भाग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। और जिला परिषद के जो सदस्य हमने चुने, जैसे एक इतने गाँव का एक वार्ड बना, यहाँ से एक जिला परिषद सदस्य बना, इतने गाँव का एक वार्ड बना, यहाँ से एक जिला परिषद सदस्य बना, ये मिलकर ही किसका? जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो कुल मिला के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि सीधी जनता भाग नहीं लेती है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसको चुनते हैं। किसको? जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब कह रहे हैं जिला प्रमुख को और जिला परिषद के जितने भी सरकारी कामकाज है हेल्प करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे सीईओ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है, और जिले में समस्त विकास कार्य हैं उसका उत्तरदायित्व किसका होता है? जिला परिषद का होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे आपकी चीज़ें कवर होनी चाहिए। अब देखो, ग्राम पंचायत आय के स्रोत क्या है भाई? 3 स्तरीय संस्था है तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो विभिन्न प्रकार के कर लगाते हैं, जैसे भवन कर, यान कर, क्रय विक्रय कर, मेले, हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, सरकार से अनुदान मिलता है ग्राम पंचायतों को, समुदाय से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्र दंड राशि। तो कुल मिला के इनसे आय मिलती है ग्राम पंचायत को। अब पंचायत समिति को कैसे मिलती है? स्थानीय कर है, शुल्क से प्राप्त आय है, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान है, मेले एवं हाट बाजार से प्राप्त आय है, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि है, व्यापारी, व्यवसाय और उद्योगों पर लगाए गए कर से इनकी आय होती है। किसकी? पंचायत समिति की। फिर है जिला परिषद। तो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान मिलता है इनको, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से। पंचायत समितियों से की गई वसूलियाँ, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान से इनकी आय होती है। अब देखो, सोनू को सारा समझ में आ गया। अब सोनू कह रही है, सोनू बोली गुरुजी मुझे पता चल गया है, मुझे मेरे जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि ग्राम सभा क्या होती है। सोनू को सब समझ में आ गया, लेकिन एक डाउट है कि सर ये ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है। तो ग्राम सभा, ये क्वेश्चन एक बार आया है। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है।
पूछा था कि पंचायत राज की आधारभूत संस्था किसे कहते हैं, तो ग्राम सभा को कहते हैं, ना कि ग्राम पंचायत को। तो इसलिए ये लाइन थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन आया किसी में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है, ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व गांव होता है। जैसे 3 गांवों से मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है, आपने सुना होगा ना, 3 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत किससे बनती है, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच से मिलकर। लेकिन ग्राम सभा वो जो क्षेत्र के लोग होते हैं ना, उनसे मिलकर बनती है, ठीक है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। कई जगह हर ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है, लेकिन कई बार 3-3, 4-4 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत भी बनती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। और ग्राम सभा के सदस्य जिनकी उम्र 18 साल है, वो सारे मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं, सरपंच, वार्ड पंच और उप सरपंच, ठीक है। लेकिन ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उसका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। और मतदाता ग्राम सभा में आराम से भाग ले सकते हैं, ये उनका अधिकार भी है और क्या है, कर्तव्य भी है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण क्या है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो क्या है, ग्राम सभा, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। और इसमें गांव के जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय समस्याओं को लेकर और विकास के संबंध में सीधा भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। ग्राम पंचायत की तो महीने में 2 होती है, लेकिन इसकी हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। मतलब साल में 4 बैठकें होती है ग्राम सभा की। आमतौर पर 26 जनवरी है, 1 मई है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होती है। आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। वैसे 4 तो अनिवार्य हैं। अगर सरपंच चाहे, यानी ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है, सरपंच, ये चाहे तो और भी बैठकें बुला सकता है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 1 मई क्या होता है, मजदूर दिवस है ना, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर एक ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय क्या है, देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। कह रहे हैं ग्रामीण स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। ग्राम न्यायालय एक्ट कब आया, 2008 में। इसके तहत लोगों को जल्दी और सुलभ न्याय दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया, जयपुर जिले के बस्सी में। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। और इन ग्राम न्यायालयों में जो न्यायिक अधिकारी होती है उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अब कुल मिला के अपना जो स्थानीय स्वशासन है वो 3 हो गए। अब हम नगरीय स्वशासन पढ़ेंगे। तो नगरीय स्वशासन, सोनू अपने, ये सोनू है ना, सोनू आगे जा रही है और सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआ जी के घर पर आई। पहले गांव में थी और बुआ जी के घर पर आई, जिनका मकान बनाने का मुहूर्त पूजन था। इनको बुलाया भी, मकान बना रहे हैं तो मुहूर्त पूजन था। तो सोनू अब कहाँ आ गई, शहर में आ गई। अभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ कि सरकारी गाड़ी में कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी से मकान के कागजात के साथ साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति का आदेश मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखा दिए। वो संतुष्ट हो गए और मुंह मिटा करके चले गए। तो इनके फूफा जी क्या बना रहे थे, मकान बना रहे थे। तो इनको बुलाया, सोनू को और सोनू के माता पिता को आए। तो नींव का कार्य चल रहा था। अचानक से एक सरकारी गाड़ी आती है। सोनू सोच रही है ये क्या हो रहा है। तो गाड़ी आई तो उन्होंने मकान के क्या मांगे, कागजात मांगे। और जो निर्माण के आप ये काम करवा रहे हो इसकी स्वीकृति का आदेश आपके पास है क्या, कागज मांगे। फूफा जी ने दिखाए और वो सारे कागज देकर संतुष्ट हो गए और मुंह मिटा करके चले गए। अब सोनू हो रही है कन्फ्यूज, ये क्यों आए, ठीक है। अब देखो, रात को जब सभी बैठे तो सोनू ने फूफा जी से प्रश्न पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए। कौन आए थे, वह नगर निगम वाले आए थे जो मिठाई खा के चले गए, कागजात देख के चले गए। क्यों आए, तो फूफा जी ने बताया ये क्या है, सरकारी प्रक्रिया है। निर्माण से पहले स्वीकृति ली जाती है। गाँव में तो इतना नहीं है, लेकिन शहरों में निर्माण से पहले स्वीकृति लेना जरूरी है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का काम है, तो गाँव में ग्राम पंचायत का। गाँव में ग्राम पंचायत का, लेकिन गाँव में इतना नहीं चलता। सिटियों में फिर भी ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तब सोनू ने कहा, फूफा जी मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्या होती है। सोनू कह रही है कि मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो मेरे सर ने दे दी, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका क्या है, इसकी जानकारी आप मुझे दो। तब फूफा जी ने बताया कि ये नगरीय शासन व्यवस्था क्या कह रही है, नगरीय शासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंड अनुसार
वार्ड में बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ये नगरीय शासन व्यवस्था है, इसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंड अनुसार इसे अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। ये सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। किसकी? एक निगम की। इसका मुखिया महापौर या सभापति होता है। इसका मुखिया क्या होता है? महापौर या सभापति होता है। और वार्ड से चुने प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? पार्षद कहलाते हैं। और जो प्रतिनिधि वार्ड से चुने जाते हैं, जैसे आपके वार्ड पंच होते हैं गाँव में, यहाँ क्या कहलाता है? शहरों में पार्षद कहलाते हैं। और मुखिया महापौर या सभापति होता है। ये नगर निगम की बात यहाँ हो रही है, आगे हम और देखेंगे। ठीक है, ये नगर की सभी सुविधाओं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। और क्या करते हैं? नगर में सड़क है, यातायात है, पानी की व्यवस्था है, बिजली है, सफाई है, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे ग्राम पंचायत में सरपंच या वार्ड पंच द्वारा गांव का विकास कार्य किया जाता है, वैसे ही शहरों में महापौर, उप महापौर, सभापति या पार्षद द्वारा ये कार्य किया जाता है। आगे देखो, सोनू ने कहा जैसे हमारे गांव में सरपंच और वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास देखते हैं, शहर में कौन देखता है और कैसे? शहरी शासन के 3 रूप होते हैं। क्या कह रहे हैं फूंपा जी इनके? शहरी शासन के कितने रूप हैं? 3। पहला है नगर निगम, ये बड़े निगमों बड़े शहरों में बनता है। फिर नगर परिषद, इसे थोड़ा छोटा, फिर नगर पालिका, इससे छोटा। ये नवीनतम कोई चीज़ें बनती है, नगर पालिका भी, नगर परिषद, नगर निगम, ऐसे ये कन्वर्ट होती जाती है। ठीक है, वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो और सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वहाँ नगर निगम बनाया जाता है। नगर निगम कहाँ बनता है? जहाँ जनसंख्या तो 5 लाख हो, क्या हो? 5 लाख प्लस जनसंख्या हो और वार्षिक आय 1 करोड़ प्लस हो, क्या? 1 करोड़ प्लस वार्षिक आय, वहाँ क्या बनता है? वहाँ नगर निगम बनाया जाता है। और जिन शहरों में 1 लाख से 5 लाख से कम होती है और जिन शहरों में जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम होती है, वहाँ नगर परिषद बनता है। क्या बनता है वहाँ? नगर परिषद। 1 लाख से 5 लाख के बीच में नगर परिषद बनता है। और वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच होती है, वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। तो तीनों त्रिस्तरीय, ये भी जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला प्रमुख होते हैं, वैसे ही नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होते हैं। 5 लाख प्लस में तो नगर निगम, 1 लाख से 5 लाख के बीच नगर परिषद और 15,000 से 1 लाख पर नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। अब देखो, शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। हम कह रहे हैं शहर को, पूरे शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वार्ड। हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। और हर वार्ड से ये जनता ये अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, जिसे क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। पार्षद क्या करते हैं? अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और ये जो वार्ड के प्रतिनिधि या पार्षद है, यही मिलकर क्या किसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यही चुनते हैं, जिसे देखो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। क्या कहलाता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर। ये मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी नियुक्ति जो वार्ड से चुने हुए पार्षद होते हैं ना, वो इनको चुनते हैं। ठीक है, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। और नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। देखो, सबसे ऊपर महापौर है, फिर सभापति है, फिर नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका का अध्यक्ष है। ठीक है, आगे देखो, फूंपा जी ने सोनू को यह भी बताया कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं को चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। अब देखो, 73वें संविधान संशोधन द्वारा तो किसको संवैधानिक दर्जा मिला? इसको, पंचायती राज को। लेकिन नगरीय निकाय को 74वें के तहत, और इसी अधिनियम के तहत और क्या मिला कि 1/3 वार्डों से 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, जिसे मान लो 100% है। ठीक है, तो उसमें 1/3 तो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है ये वार्ड। ठीक है, इसी तरह अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। और इनके अलावा यानी 1/3 वार्ड तो महिलाओं के लिए है, फिर SC ST OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भी आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए की जाती है। आरक्षण की व्यवस्था क्यों की जाती है? क्योंकि सब लोगों को हिस्सेदारी हो शासन में। आगे देखो, अब नगरीय प्रशासन के कार्य क्या है। जैसे हमने ग्रामीण प्रशासन के कार्य देखे, वैसे अब नगरीय प्रशासन के कार्य हम देखेंगे। शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं, एक अनिवार्य कार्य, एक तो अनिवार्य कार्य। दूसरे, जैसे अनिवार्य कार्य में क्या है? शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, दमकल यानी आग बुझाने की व्यवस्था करना आदि। कुछ कार्य ऐसे जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर। ये तो अनिवार्य कार्य, ये तो इनको करने ही पड़ेंगे। ये आप ध्यान रख लेना, अनिवार्य कार्य कौन से हैं। अनिवार्य कार्य आप याद कर लेना, बाकी इच्छा वाले अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, इनके अच्छी कार्य
कौन से जो इनकी इच्छा पर निर्भर, जैसे सार्वजनिक बाग लगाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय है, पुस्तकालयों का निर्माण है, वृक्षारोपण है, आवारा पशुओं से छुटकारा है, मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन है, रैन बसेरों की व्यवस्था है। ये इनके इच्छा पर निर्भर, यानी ये ऐच्छिक कार्य है, स्वैच्छिक कार्य है। अनिवार्य कार्य आप ध्यान में रखना, शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था करना, ये इनके अनिवार्य कार्य है। देखो ये आप देख लो, शुद्ध जल की व्यवस्था, रोशनी और सफाई, अग्निशमन, जन्म मृत्यु पंजीकरण, तो अनिवार्य कार्य इंपॉर्टेंट है। ये आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार हम ये सारे संशोधन पढ़ लेते हैं, कई धाराएं पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कार्य हम भूल जाते हैं। तो अनिवार्य कार्य आप मेरे कहने से याद करना। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप ही सही करोगे, हर कोई ने सही नहीं कर पाएगा। देखो शुद्ध जल एवं व्यवस्था, ठीक है, फिर क्या, रोशनी एवं सफाई, ठीक है, फिर अग्निशमन, ठीक है, फिर जन्म मृत्यु पंजीकरण, तो ये आप थोड़ा अनिवार्य रूप से याद करना। फिर स्वच्छ कार्य क्या है, सार्वजनिक कार्य, स्टेडियम निर्माण है, मेला प्रदर्शनियों का आयोजन है, आवारा पशुओं से छुटकारा है, वाचनालय, पुस्तकालय है, वृक्षारोपण आदि इनके स्वैच्छिक कार्य माने जाते हैं। सोनू बोली, कौन सा काम वार्डों में कराया जाना ये तय कैसे होता है? हम कह रहे हैं भाई कौन सा काम वार्डों में कराएं ये तय कैसे होता है? तब फूफा जी क्या कह रहे हैं? फूफा जी ने बताया जैसे गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थल पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। यानी एक नुक्कड़ होता है, एक जगह होती है जहाँ इकट्ठा होकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई अब ये विकास कार्य कहाँ करवाए जाए। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इन कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं, और वहाँ पर जो निर्णय लेते हैं फिर पार्षद उनको चुनकर इन संस्थाओं के माध्यम से कार्य करवाते हैं। संस्थाएं मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है, और इनको पैसा कहाँ से मिलता है? एक तो केंद्र और राज्य सरकारों से, एक तो केंद्र और राज्य सरकार से पैसा मिलता है काम करवाने के लिए, और दूसरा विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माना से पैसा इकट्ठा होता है इनके पास। तीसरा क्या है? शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर इनको आय की प्राप्ति होती है। पूछ लेंगे नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद को पैसे कहाँ से मिलते हैं? एक तो केंद्र और राज्य सरकार से राशि मिलती है, अनुदान मिलता है। दूसरा ये अलग अलग शुल्क लगाती है, जुर्माना लगाती है। तीसरा शहरवासियों से कर लगाकर ये पैसा वसूल कर सकती है। गांव में शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आगे देखो, अब इसके अभ्यास प्रश्न है वो देख लेते हैं। भू राजस्व किसे कहते हैं? वे कर जो भूमि प्रयोग के लिए लगाया जाता है वो भू राजस्व कहलाता है। सार्वजनिक कार्य यानी आम जनता से जुड़े कार्य, पेयजल यानी पानी पीने योग्य। अब पहला क्वेश्चन है, नगरीय स्वशासन की इकाई है, बताओ। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तो सारी नगरीय स्वशासन की इकाई है। यहाँ पर ग्राम पंचायत दे देते, जिला परिषद दे देते, पंचायत समिति दे देते तो वो अलग हो जाता। हमारे देश में किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बताओ। तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। और 74वां में क्या है? इसमें नगरीय निकाय आते हैं, ठीक है। आगे देखो, नगर ये गलत छप गया ना। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्षद। नगर निगम, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति। नगर निगम में तो क्या होता है? महापौर। नगर निगम में महापौर होता है, और नगर पालिका में तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान में रखना। और प्रतिनिधि तो सारे पार्षद कहलाते हैं। आगे देखो, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? बताओ। जिला परिषद का मुखिया तो जिला प्रमुख। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी विकास अधिकारी। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान। प्रधान की हेल्प के लिए कौन होता है? बीडीओ होता है। कौन होता है? बीडीओ। और ये बीडीओ वही है। और सरपंच के लिए कौन होता है? वीडीओ। और इसके लिए कौन होता है? सीईओ। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आराम से आपको हो जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रमुख कार्य, ये बड़े क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोगों ने आज ये लेसन पढ़ा है अपना स्थानीय स्वशासन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, और इनसे जो डीपली क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, कथन कारण वाले क्वेश्चन हो गए, समझ आधारित क्वेश्चन हो गए, तो अगर आप यही पढ़ोगे तो ही होगा। बाकी आपको सब पता है, अनुच्छेद पता है, सब चीज़ें पता है। तो हम क्या है, हार्ड चीज़ें तो याद कर लेते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 6 से 10 तक की किताबों में एक एक लाइन पढ़नी है। आपका एक एक अक्षर वो सोने के अक्षर के समान है। अगर आपको अनिवार्य रूप से चयन लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो इन किताबों को आप इग्नोर मत करना, मैं आपसे यही कहूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको एक टाइम से लगना, जल्दी लगना, तो ये किताबें हैं। क्योंकि आज ही 45 साल के लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो गाइडें पढ़ रहे हैं। गाइड हमेशा मिस गाइड करती है, इसलिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी है। अच्छी किताबें कौन सी है? जो आपके समझ में है वो अच्छी किताबें हैं, जो राज्य सरकार खुद मतलब जारी करती है वो अच्छी किताबें हैं। तो अब आप वही देखो ना भाई, आप
फालतू पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। कोई गाइड बढ़ रहा है, कोई कौन सी गाइड बढ़ रहा है, तो गाइड हमेशा मिस गाइड करती है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आपको यही किताबें पढ़नी है, और हिंदी क्रांति अकादमी कहती है वो पढ़ लो आप, और नोट्स की आप हेल्प ले लो किसी कोचिंग वगैरह की, एक बार देख लो, या आपको थोड़ा भरोसा हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए। बाकी क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको अच्छे से पढ़ना है, और कुछ लाइन के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। और मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आपको मन से कभी नहीं हारना है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।